बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। 3 राज्यों में आपकी सरकार बन चुकी है। आप शुरुआत में पहला कमेंट आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, बहुत क्लियर कट आपके पास में नंबर्स हैं, क्या इश्यूज मानेंगे और क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? देखिए, अब तस्वीर स्थिर होती हुई साफ होती दिख रही है और तस्वीर ये दिखा रही है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पे, उनकी नीयत पे और उनके नेतृत्व पे भारत की जनता का उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने ईमानदारी से जो काम किए हैं, जनता ने उसको गारंटी माना है। यानी ये साफ दिखा रहा है कि अब इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, बाकी सब ढपोर शंख है। क्योंकि अंतर है, मैं एक छोटी सी बात कहूं, आज बड़ी पार्टियां दावा कर रही हैं जी हम गैस का सिलेंडर ऐसा कर देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे। मोदी जी ने कब शुरू किया था? 15 अगस्त 2014। चुनाव नहीं था, चुनाव समाप्त हो चुका था। और पहली स्पीच में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहा था और जनधन योजना भी शुरू की थी और बाद में उज्ज्वला योजना भी शुरू की। तो वहां से लेके नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक महिलाओं का उत्तरोत्तर उत्थान मोदी जी का कमिटमेंट है और बाकियों के लिए राजनीति है। तो अब देश की प्रबुद्ध जनता इसका अंतर भली भांति समझने लगी है। तो मुझे लगता है गरीब का विकास हो, महिला का विकास हो या समाज के अन्य वर्गों का, युवाओं का विकास हो, किसानों का विकास हो, जो 4 स्तंभ प्रधानमंत्री जी ने कहे वो सभी, जैसे अभी आपके उसमें दिखाया जा रहा था ट्राइबल्स के बारे में जी, तो जनजातीय क्षेत्रों में जाकर कितने कितने प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं की गई, परंतु जो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से किया है, चाहे जनजातीय क्षेत्रों में विकास का काम हो, जनजातीय मंत्रालय हमारा पिछली सरकार में बना था, या जनजातीय वर्ग से आने वाली पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी हो द्रौपदी मुर्मू जी, तो मैं कह सकता हूं धरातल से लेकर शिखर तक जनजातीय क्षेत्रों में जो काम किया, उस कारण से हमें आदिवासियों का वोट मिल रहा है। ठीक है सुधांशु जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सब पर भारी पड़ी, इसका भी जिक्र आपने किया। हमारे साथ यहां पर कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, प्रभु चावला जी मौजूद हैं, पुष्पेश पंत जी मौजूद हैं। आप लोग भी चाहें तो सुधांशु जी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, क्या यह माना जाए कि इन तमाम राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी रही कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, तो वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं हिट साबित हुआ, फायदेमंद साबित हुआ आप लोगों के लिए? देखिए, हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर परिस्थितियों का अध्ययन करके ये निर्णय लेते हैं हमारा केंद्रीय नेतृत्व कि कहां प्रोजेक्ट करना है। अभी देखिए 2017 में हमने उत्तर प्रदेश में तो नहीं प्रोजेक्ट किया था, उसके बावजूद वहां योगी जी आज बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। हम इन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। प्रभु चावला जी देश के बड़े पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें याद होगा, आई रिमेंबर कि 2003 का जब चुनाव आया था, तब उस समय इंडिया टुडे के उसके ऊपर मार निकला था ग्रेट बीजेपी वेव। उनमें याद करिए, हमने मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रोजेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ में नहीं प्रोजेक्ट किया था और तीनों राज्य हम जीते थे। तो कब प्रोजेक्ट करना, कब नहीं प्रोजेक्ट करना, उस बारे में गहन विचार विमर्श करके केंद्रीय नेतृत्व विचार करता है। तो मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था, जनता उस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। प्रभु जी, आप कुछ बात ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि परिस्थितियों के अनुसार से स्ट्रेटजी बदलती रहती है। इनका स्ट्रेटजी यही थी कि इस तरह से किसी भी कैंडिडेट को डिक्लेयर करना, क्योंकि तीनों राज्यों के अंदर पार्टी के अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जैसे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए इस बार ये घोषित की कि पार्टी जो जिता के लाएगी, पार्टी को जिताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीडर किसी और को बनाकर प्रोजेक्ट करने के रिस्क लेने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि उनके सारे नेता जो हैं, चाहे वसुंधरा हो, शिवराज चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, वो ग्राउंड टेस्टेड लीडर रह चुके हैं। तो उनको लेकर के प्रोजेक्ट करना दोबारा के बजाय, कि वो भी अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ते होते चाह रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दे करके, उनके ऊपर विश्वास करके, केंद्रीय नेताओं, अगर आप देखिए राजस्थान या मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं गया था दोनों जगह, मध्य प्रदेश के अंदर 3 कैबिनेट मंत्री थे, भूपेंद्र यादव जी वहाँ पर थे, वैष्णव साहब जिनके बारे में कोई कहता नहीं है, सब वहाँ बैठ करके 15-20 दिन तक, 1.5 महीने तक वहाँ काम करते रहे। परंतु उन्होंने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। उनको कहीं प्रोजेक्शन कोई देखा नहीं हुआ कि भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं, कहीं चित्र भी दिखाई नहीं दिया था। तो बैकडोर पर जिस तरह से गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर के कोऑर्डिनेशन किया इन लोगों ने, मेरे को लगता है कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि पार्टी को खड़ा करना है। नेताएं तो हमारे पास हैं ही, कार्यकर्ता को भी नेता बनाना। लेकिन सुधांशु जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि अब जब ये जीत आपके 3 राज्यों में हो गई तो कुछ एनालिसिस भी जरूरी हो जाता है, कुछ विश्लेषण जरूरी हो जाता है।
इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बहुत बड़ा दांव चला गया था और कहा गया था कि शायद इसके बाद देश की सियासत बदल जाएगी, हो सकता है चुनाव में आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी हों, 2024 में तो कुछ और ही सीन देखने को मिलेगा। और वो था कास्ट सेंसस का, जो जाति की राजनीति शुरू हुई थी। लग रहा था कि अब यही सब कुछ सारे मुद्दों को एक तरफ लेकर चली जाएगी। इस चुनाव में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दांव जो अब विपक्ष सोच रहा था आपका कि कहीं ना कहीं आपको घेरेगा, परेशानी खड़ी करेगा, अब नहीं चलने वाला? देखिए, जाति की राजनीति का कार्ड जो कांग्रेस ने खेला वो एक मामले में बहुत अलग था। वो ये था कि आज से पहले जाति की बात केवल क्षेत्रीय दल करते थे क्योंकि उनको स्थानीय जातिगत समीकरण सूट करता था। राष्ट्रीय दल जाति की बात नहीं करते थे। पहली बार कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल होकर जाति का विषय उठाया और मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी के सलाहकार राहुल गांधी जी के जन्मकालीन समय जो 70 का दशक था उसमें अटक गए। अरे वो ज़माने चले गए जब क्लास संघर्ष की बात होती थी और उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी 30% थी, आज 80% के आसपास है। सबने 2 पीढ़ी सत्ता में रह के देख लिया, किसी के मन में जातिवाद नहीं, सिर्फ परिवारवाद है। जिन्होंने जाति की बातें की उनके परिवार करोड़पति हो गए, 100-100 करोड़ के मालिक हो गए और उन्होंने अपनी जाति के भी किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में कभी सत्ता नहीं दी। दूसरी जातियां तो छोड़ दीजिए। और अब सब जातियों में आ गया एक अलग प्रकार का जागरण। सब ये भी देखने लगे कि भाई एक जो नारा था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अब लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि भाई किसकी कितनी संख्या भारी और किसने किसकी भांजी मारी। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था और वो रिस्क उनके लिए गलत पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अब पढ़ा लिखा वर्ग ये साफ समझ गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में दलित ब्राह्मण अलायंस भी हो रही है एक दौर में, वो भी अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित। अब कौन सा मुद्दा रह गया कि कौन किसको स्थान नहीं देना चाहता, कौन किसको नेतृत्व नहीं देना चाहता। इसलिए मुझे लगता है ये उन लेफ्टिस्टों की सोच थी जिनकी की घड़ी पिछली शताब्दी में जाकर रुक गई है। 40 साल पहले के दौर में वो 1990 के एरा में, 80-90 के एरा में फंसे हुए हैं और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। शायद उसमें टाइम लैग में स्टक होने की वजह से कांग्रेस इस प्रकार का स्टैंड लेने की सोच रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं उस सोच को खारिज कर दिया है इन अलग अलग राज्यों की जनता ने। लेकिन सुधांशु जी, ये तो बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मध्य प्रदेश में 2 बार शिवराज सिंह चौहान कैमरे के सामने आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जनता जनार्दन का धन्यवाद दे चुके हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में सामने आए। राजस्थान से हालांकि वसुंधरा राजे जी अभी तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन इन तीनों राज्यों में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है क्या? देखिए, उसके लिए केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। अभी कोई सूचना नहीं आई है, हो सकता आज शाम को भी हो सकती है बैठक। परंतु ये आप आश्वस्त रहिए कि मुख्यमंत्री बहुत योग्य, सक्षम, प्रभावी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा और वह लेने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है और उस पर बोलना मेरा अनाधिकार चेष्टा होगी। पुष्पेश जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? सुधांशु भाई, आप तो सिर्फ सारी बातों में सहमत हूँ और सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व हो या उसकी विचारधारा का दिवालियापन हो या उसका कोमल हिंदुत्व का चाल चलनी हो या जाति का मुद्दा खोलना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि उनकी घड़ी की सुइयाँ कहीं अटकी हुई हैं और वामपंथियों की भी। तो फिर इस पीढ़ी में यदि माने कि भारत इतना बहुलता भरा देश है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दल, एक ही नेता, एक ही तंत्र चल रहा हो। तो आपको लगता है कि अब सन 24 की बातें हम लोग अक्सर करते हैं, मगर उसके पहले कुछ और बड़े राज्यों में चुनाव होंगे। 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है इन प्रादेशिक विधानसभा चुनावों का असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है, 1? और 2, यदि कांग्रेस को खारिज कर दे तो किस तरह का विपक्ष भाजपा के बरक्स खड़ा हो सकता है आने वाले वर्षों में, जो नौजवान पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो? देखिए, जो पुष्पेश जी ने कहा, भारत एक विविधता और बहुलता से भरा देश है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ, मगर हम क्या कहते हैं कि हम उस विविधता का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं समाज में अलग अलग वर्ग हैं, जाति हैं, सबकी पहचान, सबका सम्मान, सबको स्थान, वो एक चीज़ है। इनको पहचान, सम्मान, स्थान नहीं, इनको चाहिए वर्गों में घमासान और फिर उसमें से अपना राजनीतिक समाधान निकालना। ये हमारी और इनकी सोच में अंतर है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो घड़ी की सुई अटकी होने की बात कही ना, हम लोगों को बचपन से बताया गया कि भारत विविधता का देश है और विविधता विविधता कह कर डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कह के डिविसिविटी को बढ़ाया गया। विविधता के नाम पे विभाजकता को बढ़ाया गया, एकता को नहीं। अनेकता में एकता बात कही जाती थी, एकता का तत्व क्या दिखाया जाता? भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एकता का तत्व भी दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ता, चाहे पंजाब में उस दौर में
जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी हम वैसे ही खड़े थे, आज हम डीएमके के खिलाफ तमिलनाडु में भी खड़े हैं। तो वास्तविकता में यदि ये भारत में सिर्फ विविधता होती तो हम एक देश के रूप में कैसे रहते? हम हजारों सालों से एक देश के रूप में, बाकी दुनिया में कोई नहीं बचा, ना रोमन एम्पायर बचा एक देश के रूप में, ना अरेबिक एम्पायर बचा एक देश के रूप में। इसलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी उस अनेकता में एकता के सूत्र की प्रतीक है, और वो एकता का सूत्र अब स्वतंत्रता के अमृत काल में क्रमशः उभरता हुआ दिख रहा है।